नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समस्त ऊर्जा में। आज का जो है हमारा चैप्टर 29 है। चैप्टर 29 शंकर आईएएस एनवायरनमेंट के बुक से है। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक है हमारा एनवायरनमेंट इश्यूज एंड दी हेल्थ इफेक्ट्स। तो आप जानते हैं कि हमारी हेल्थ और एनवायरनमेंट में एक अच्छा खासा रिलेशन होता है। एनवायरनमेंट में किसी भी तरह का पॉल्यूशन आ जाना वो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करेगा ही। ठीक है, तो दोनों को रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे सर्टेन, इस चैप्टर में हम जानेंगे सर्टेन जो टर्म्स जो कि एसोसिएटेड है हमारे एनवायरनमेंट और हेल्थ के साथ। फिर सर्टेन जो केमिकल्स है जो कि पॉल्यूटेंट्स की फॉर्म में हमारी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, किस तरह उनके हमारा कंट्रोल किया जाता है, और कौन कौन से हमारे न्यूट्रिशन के अंदर भी हम सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर किस तरह हमें हमारी बॉडी इफेक्टेड होती है। ठीक है, और सर्टेन डिसीजेस जो कि एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन की वजह से होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है कि एक टर्म है दैट इज कॉल्ड द इको टॉक्सिकोलॉजी। अब इको टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है? जब आप हमारा जो एनवायरनमेंट का जो इम्पैक्ट होता है उसमें कोई पॉल्यूटेंट आ जाना, ठीक है, उसका इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ना, हमारे बायोटा पे पड़ना, हमारे ह्यूमंस पे पड़ना, वो क्या है, उसकी स्टडी को क्या बोलेंगे? इको टॉक्सिकोलॉजी। तो किसी भी तरह का पॉल्यूटेंट आ जाना एनवायरनमेंट में, वो उसका क्या इफेक्ट होगा हमारे बायोटा बायोटा के ऊपर, वो क्या है? इको टॉक्सिकोलॉजी। नेक्स्ट आता है रेम। रेम का क्या मतलब है? दैट इट गिव्स द इंडिकेशन ऑफ द बायोलॉजिकल डैमेज। रेम क्या बताता है? ये बायोलॉजिकल डैमेज बताता है। बायोलॉजिकल डैमेज कितना है उसको आप इंडिकेट करते हैं रेम के थ्रू। ठीक है, अब बायोलॉजिकल डैमेज किस फॉर्म में हो सकता है? जनरली आप देखते हैं काफी सारी रेडिएशन हमारे आर्टिफिशियल या फिर इवन नेचुरली भी आती है। ठीक है, अब जो वो जब किसी हमारे ह्यूमन बीइंग की बॉडी में ट्रांसमिट होती है तो वहां पे जो बायोलॉजिकल इंजरी उसके द्वारा होती है वो आप किसके द्वारा इंडिकेट करते हैं? दैट इज कॉल्ड द रैम। ठीक है, तो जो बायोलॉजिकल इंजरी जो होती है मैन को आफ्टर बीइंग एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन, जो कि एक्सरे हो सकता है या गामा रेडिएशन हो सकता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द रैम। उसका एस्टिमेशन जो होगा वो रैम के थ्रू होगा। ठीक है, तो इंडिकेशन ऑफ द बायोलॉजिकल डैमेज इज कॉल्ड द REM, दैट इज रैम। उसके बाद कंसेप्ट आता है आयोडीन 131 का। आयोडीन 131 क्या होता है कि जनरली आप देखते हैं जब आपके न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह होते हैं उनकी वजह से सर्टेन रेडिएशन आती है। वो रेडिएशन क्या होती है? वो आपकी ट्रांसमिट होती है आपकी वेजिटेशन के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर। ठीक है, तो वो क्या होता है आपका, एक वहां पे प्रोडक्शन होता है आयोडीन 131 का। ठीक है, आयोडीन 131 जनरली थायराइड ग्लैंड स्पेशली अमंग द चिल्ड्रन वो इफेक्ट कर देता है। ठीक है, 99% ऑफ द लॉन्ग टर्म रेडियो एक्टिविटी फ्रॉम आइदर स्ट्रॉन्ग या फिर स्ट्रोटेनियम या फिर रेडियम टेकन इनटू द ह्यूमन बॉडी इज फाउंड इन द बोन्स। ठीक है, तो जो इसका जो हमारा जो रेडियो एक्टिविटी जो होती है वो हमारी बोन्स को ज्यादातर इफेक्ट करती है। ठीक है, अब रेडियो एक्टिविटी या तो फिर स्ट्रोटेनियम से हो सकती है या फिर आपके रेडियम से हो सकती है। उसके बाद हम नेक्स्ट आता है दैट इज अबाउट द, ये जो हमारा होता क्या है कि जनरली आप देखते हैं कि हमारे जो केटल वगैरह होते हैं, ठीक है, वो सर्टेन कंटामिनेशन होता है उनके साथ हमारे रेडिएशन की वजह से, और फिर जब हम उस केटल के हम मिल्क को कंज्यूम करते हैं तो वो ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, और ह्यूमन बीइंग के थायराइड ग्लैंड वगैरह को इफेक्ट करता है। तो ये आपका आयोडीन 131 होता है। उसके बाद आप लेड के बारे में देखें। लेड जो है एक हाईली टॉक्सिक है, प्लांट्स को भी, हमारे एनिमल्स को भी। ठीक है, इंक्लूडिंग द मैन। ठीक है, और जनरली इफेक्ट करता है चिल्ड्रन को मोर सिवियरली देन दी अडल्ट। तो चिल्ड्रन ज्यादा इफेक्टेड होते हैं देन अवर अडल्ट। ठीक है, उसके बाद ये आप देखेंगे कि आपने देखा था कि दैट आयोडीन 131 भी चिल्ड्रन को ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, अब ये जो लेड होता है वो क्या करता है? वो डैमेज करता है आपकी लिवर को, किडनी को, एंड हेमोग्लोबिन का रिडक्शन कर देता है। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, एब्नॉर्मलिटी आ सकता है इन द फर्टिलिटी एंड द प्रेगनेंसी। तो ये सारा जो होता है इस लेड के थ्रू देखा जाता है। ठीक है, तो ये आपके जनरली इम्पैक्ट होता है। अब सिम्टम्स कैसे पता लगते हैं लेड के? तो लेड पॉइजनिंग जो होती है जनरली 3 जनरल टाइप्स की हो सकती है। एक आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रबल होना, ठीक है, उसके थ्रू आपका न्यूरोमस्कुलर इफेक्ट होना, ठीक है, और तीसरा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्टेड होता ना। ठीक है, तो ये इन 3 तरीकों से आपके सिम्टम्स लेड के पता लग सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है मरकरी। मरकरी जो होता है इज द मोस्ट टॉक्सिक है। ठीक है, मोस्ट कॉमन है और मोस्ट टॉक्सिक है, हमारे वाटर बॉडीज में जनरली पाया जाता है। ठीक है,
उसके बाद ये जो अकर होता है इन द वाटर एज ए मोनोमिथाइल मर्करी, वाटर के अंदर ये मोनोमिथाइल मर्करी की फॉर्म में होता है, ठीक है। एंड मोस्ट जो आपके इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होते हैं उनमें भी मर्करी होता है, ठीक है। मर्करी को हमने कंट्रोल करने के लिए देखा था कि दैट चैप्टर 28 में एक हमारा मर्करी को लेके हमारा कौन सा प्रोटोकॉल था, दैट वाज कॉल्ड द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं, एक मर्करी को लेके सॉरी हमारा एक मिनीमाटा कन्वेंशन था, सॉरी। तो मिनीमाटा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज फॉर द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ठीक है, जिसके अंदर हमने एचएफसीज को जो था एक तरह से प्रमोट करना था, सीएफसीज को एंड करना था, ठीक है। और वो आपका मिनीमाटा कन्वेंशन जो था वो आपके मर्करी के लिए था। एम से आपने देखा था मर्करी है, एम से आपका मिनीमाटा कन्वेंशन है। तो मर्करी के लिए वी हैव द मिनीमाटा कन्वेंशन, ठीक है, जिसमें हमने मर्करी को लिमिट करना है, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि दैट एक हाई लेवल्स ऑफ मर्करी हमारे फिश स्टॉक में पाया जाता है जनरली कोस्टल एरियाज के, जैसे कि हमारे जो कोस्टल स्टेट्स है जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, हमारा कर्नाटका, गोवा, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा मर्करी का एक्युमुलेशन है हमारे फिशेस के अंदर। तो हमने देखा कि मर्करी इज द मोस्ट कॉमन इन हमारे ओशन में, वाटर बॉडीज में, ठीक है, और मोनोमिथाइल मर्करी की फॉर्म में वो होता है। उसके बाद रिसेंटली आपके CFL लैंप्स वगैरह में भी मर्करी का यूज होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा केमिकल है दैट्स कॉल्ड द फ्लोरीन। अब ये फ्लोरीन क्या होती है? तो फ्लोरीन जो होती है आपके फ्लोराइड नेचर होता है इसका, जो अकर इन नेचर एज अ फ्लोराइड, फ्लोराइड की फॉर्म में हो सकता है, सॉइल में होता है, एयर में होता है, वाटर में होता है। अब एक कंसेप्ट आता है फ्लोरोलिसिस का, ठीक है। तो फ्लोरोलिसिस क्या होती है? एक कॉमन प्रॉब्लम होती है इन द सेवरल स्टेट्स ऑफ द कंट्री। यहाँ पे क्या होता है, एक हाई फ्लोराइड कंटेंट वाटर कंज्यूम कर इनटेक लिया जाता है, ठीक है। तो जब एक हाई फ्लोराइड कंटेंट वाटर को कंज्यूम किया जाएगा तो उसके द्वारा जो डिसीज होगी दैट विल बी कॉल्ड द फ्लोरोलिसिस। आप उसको फ्लोरोलिसिस बोलेंगे, ठीक है, जब आप एक हाई फ्लोरीन वाटर कंटेंट को कंज्यूम करेंगे, ठीक है। ये जनरली आपके जो डेक्कन प्लेटू है वहां पे फ्लोरीन की काफी प्रॉब्लम है वहां के ग्राउंड वाटर में। तो फ्लोरीन जो होता है ये डेंटल फ्लोरोसिस कॉज कर सकता है, इसके द्वारा सर्टेन प्रॉब्लम्स कॉज होती है, जैसे डेंटल फ्लोरोसिस है, आपका स्टिफनेस इन जॉइंट्स है, ठीक है, एंड कॉजिंग द हम्प बैक, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में आपके जो होगी वो आपकी हम्प शेप ले लेगी, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है फ्लोरोलिसिस की वजह से, ठीक है, जो फ्लोराइड की वजह से होता है, जो कि आपके ग्राउंड वाटर में पाया जा सकता है, ठीक है। साथ ही साथ आपका पेन होता है बोन्स में, आपके जॉइंट पेन्स होते हैं, ठीक है, जिसको आप नॉक नॉक डिसीज बोलते हैं, नॉकनी सिंड्रोम जिसे बोला जाता है, ठीक है, नॉकनी सिंड्रोम इसे बोला जाता है, जिसमें बेंडिंग हो जाता है लेग्स का, ठीक है। उसके बाद केटल में आपका फ्लोरीन का भी इंटेक होता है, ठीक है, जो स्टेनिंग कॉज करता है, मोटलिंग इन द एब्रेशन ऑफ द टीथ, ठीक है, डिक्रीज इन द मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये सबको इफेक्ट करता है, ठीक है, आपकी ह्यूमन हो चाहे एनिमल हो, ठीक है। ये फ्लोरीन की वजह से होता है और फ्लोराइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है एयर में, सॉइल में, वाटर में, ठीक है। और डिसीज हमने देखा कि नॉकनी सिंड्रोम हो सकता है, हम्पबैक हो सकता है, फ्लोरोलिसिस हमने देखा, डेंटल फ्लोरोसिस, स्टिफनेस इन जॉइंट्स। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज कॉल्ड द डीडीटी। डीडीटी क्या है? डीडीटी जो होता है ये जनरली आपके पेस्ट कंट्रोल या फिर मॉस्किटोज के कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। काफी सालों से ये हमारी जब जो काफी टाइम पहले जब होती थी, जब भी मॉस्किटो या डेंगूज की प्रॉब्लम होती थी, मलेरिया या डेंगू की, तो एक म्युनिसिपैलिटी जो थी वो एक वैन रन करती थी, वैन से इस डीडीटी को ही रिलीज किया जाता था। पर उस टाइम ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी डीडीटी के इम्पैक्ट को लेके, पर डीडीटी का जो इम्पैक्ट है वो भी हार्मफुल बताया जाता है, ठीक है। वो मॉस्किटो को तो खत्म कर देगा पर वो ह्यूमन हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है, ठीक है। डीडीटी का ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो इजीली डिग्रेड नहीं हो सकता है, ठीक है। डीडीटी को डिग्रेड होने में काफी टाइम लगेगा, काफी लंबे समय तक ये एनवायरनमेंट में बना रहेगा और ह्यूमन हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, आपके सॉइल, वाटर, पूरा जो एनवायरनमेंट सिस्टम होगा वो डिस्टर्ब होगा। डीडीटी की ये कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि ये बायो मैग्निफाइड हो जाता है फ्रॉम द वाटर टू द फिशेस, वाटर से ये फिशेस में चला जाता है और फिर ईटिंग बर्ड्स। तो इस तरह ये हमारे फूड चेन को भी इफेक्ट करता है, उसमें भी बायो एक्युमुलेशन होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें ईस्ट्रोजन, हमारे टेस्टोस्टेरोन को भी इफेक्ट करता है, ठीक है। फिर आपकी जो फिशेस जो होती हैं डाई आफ्टर ईटिंग द डीडीटी किल्ड इंसेक्ट्स, ठीक है। तो डीडीटी से जो मारे गए इंसेक्ट्स है उनको अगर कोई फिश कंज्यूम कर लेती है तो फिश भी मर जाती है। तो ऐसे में ये कंडीशन होती है अलग अलग, आपने देखा। उसके बाद डीडीटी जो होता है इज डिपॉजिट बटर फैट ऑफ द मिल्क, ठीक है। जो आपका जो
ठीक है, तो ये आपका मिल्क में भी एक्युमुलेट हो सकता है और आपको हार्म कॉज कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका डीडीटी के लिए था, डीडीटी के बारे में आपने देखा। नेक्स्ट आता है लेड इन द पेंट्स। ठीक है, तो जनरली आप देखते हैं आपके जो पेंट्स वगैरह होते हैं, आपके जो सॉल्यूशंस वगैरह होते हैं, वो काफी एक स्मेल देते हैं। ठीक है, जो कि हार्मफुल होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो करती है, साथ ही साथ जब हम इनहेल कर लेते हैं उन्हें, ठीक है, तो ये हमारे लंग्स को इफेक्ट करती है। ठीक है, अब इसमें अलग अलग केमिकल्स होते हैं, हम इनटेक कर लेते हैं, लंग्स में जाते हैं, वहां पे अलग अलग पॉइजनिंग कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पेंट जो होते हैं, आपके लेड जो होता है, पेंट के अंदर भी सर्टेन आपके केमिकल्स है, जैसे कि आप लेड का आपने यहाँ पे लिखा है, तो पेंट्स के अंदर लेड होता है, वो आपके लेड पॉइजनिंग करता है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट जो होता है वो क्या होता है? ठीक है, तो ट्रांस फैट जो होता है, जनरली आप देखते हैं, आप जो भी आपके जो फास्ट फूड वगैरह होते हैं, चिप्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर आप क्या करते हैं, आप हाइड्रोजन के एटम्स का एडिशन करते हैं। उसके ऑयल्स के अंदर क्या होता है, ऑयल जो होते हैं, जो ऑयल के अंदर उन्हें बनाया जाता है, वो हाइड्रोजनेटेड होते हैं। ठीक है, अब ये हाइड्रोजनेटेड जो ऑयल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ट्रांस फैट को बनाते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजनेटेड ऑयल में अंदर क्या होगा, ऑयल के अंदर आपके हाइड्रोजन एटम होंगे, वो क्या करेंगे, वो आपके ट्रांस फैट को जो होंगे बनाएंगे। ठीक है, अब जब ट्रांस फैट बनेगा तो ये आपकी बॉडी को इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो जनरली सीरियस प्रॉब्लम्स होंगी, आपकी डायबिटीज हो सकता है, हार्ट डिसीज हो सकता है, इवन कैंसर तक हो सकता है। तो ये सारे आपके ट्रांस फैट जो होते हैं, जो कि एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम आपको कॉज करते हैं। ठीक है, ट्रांस फैटी जो एसिड्स होते हैं वनस्पति के अंदर, वो भी क्या है, वो एक ट्रांस फैट है। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये रैंसिड टर्न हो जाता है, एंड फिर इससे जनरली ये हाइड्रोजनेटेड हम क्यों करते हैं, हाइड्रोजनेटेड ऑयल से ये फायदा होता है कि हमारी एक लॉन्गर शेल्फ लाइफ जो होती है उस फूड की बनी रहती है। ठीक है, वो रैंसिड हो जाता है और उसकी लॉन्गर लाइफ, शेल्फ लाइफ बनी रहती है, वो खराब नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपके ट्रांस फैट का कंसेप्ट है। उसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री की जो हमारा के अंदर जो हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने 2008 में एक लेबलिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया फॉर दिस ट्रांस फैट। और रिसेंटली वो ट्रांस फैट के लिए भी एक 2022 तक हमारा टारगेट है कि हम ट्रांस फैट को कम करेंगे फूड से। ठीक है, उसके बाद डब्ल्यूएचओ का भी इनिशिएटिव है कि ट्रांस फैट को कम करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कैफीन बेस्ड जो होती है कि आपकी ड्रिंक्स होती है, एनर्जी ड्रिंक्स होती है, उसमें कैफीन, हाई कैफीन पाई जाती है, जो कि आपकी बॉडी को भी इफेक्ट करती है। ठीक है, तो जनरली ये कैफीन जो अगर 320 ppm से ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो ये हार्म करती है। ठीक है, एंड ये जो होती है एक इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी मिलती है आपको एनर्जी ड्रिंक्स के। ठीक है, तो इसमें अलग अलग केमिकल्स यूज करे जाते हैं, जो कि आपके थोड़े टाइम के लिए आपके जो मेंटल स्टेबिलिटी होते हैं उसको एक्टिव कर देते हैं, बॉडी को एक्टिव कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो होती है, तभी ये एनर्जी ड्रिंक जो होती है, ये प्रोप्राइटरी फ्रूट्स के अंदर आती है इन द पीएफए, जो हमारी प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट है 1954 की, उसके अंदर एनर्जी ड्रिंक को हम प्रोप्राइटरी फ्रूट्स के अंदर रखते हैं। ठीक है, उसके बाद अमेंडमेंट जो हुआ था पीएफए एक्ट 2009 में, उसमें हमने इंश्योर करना था कि जो ये हमारा जो कैफीन होगा एनर्जी ड्रिंक्स के अंदर, वो हमारा 145 ppm तक होगा। ठीक है, 145 ppm तक ही एक्सेप्टेबल है कैफीन इन द एनर्जी ड्रिंक्स। ठीक है, और ये हमारे कार्बोनेटेड बेवरेज के अंदर भी इतनी ही होगी। ठीक है, उसके बाद रेड, एक मुद्दा उठा था रेड बुल को लेके। ठीक है, उसको उसने उसके उसमें ज्यादा पाई गई थी, तो ये केस गया और उसके बाद हमने इसको रेगुलेट करना चाहा। ठीक है, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही यहाँ पे पीएफए को, हमारे जो पीएफए एक्ट को देखता है और वही कैफीन के कंटेंट को मैनेज करता है। जैसे कि हमने 145 जो पीपीएम बताया है, वो हमारे एफएसएसआई ने ही सेटअप किया है। उसके बाद ह्यूमन ब्लड में पेस्टिसाइड आ जाना। ठीक है, वो भी एक ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करता है। ठीक है, इट इज फाउंड दैट द 15 डिफरेंट पेस्टिसाइड्स है इन द 20 ब्लड सैंपल्स दैट इज टेस्टेड फॉर द 4 विलेजेस इन पंजाब। ठीक है, रिसेंटली आपने देखा था कि पंजाब में जो है एक अल्कोहलिक ड्रिंक जो थी, वो काफी लोगों के ऊपर भारी पड़ी और काफी डेथ्स हुई पंजाब के अंदर। ठीक है, अडल्ट्रेटेड थी। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे केमिकल्स वगैरह का यूज होता है अलग अलग पर्पज के लिए, शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए या फिर उनके एनर्जी देने के लिए, ये सारे हार्मफुल होते हैं। उसके बाद टेस्टिंग ऑफ द पेस्टिसाइड टॉक्सिटी क्या होती है। ठीक है, आप टॉक्सिटी जो होती है पेस्टिसाइड के द्वारा आप कैसे टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो उसको आप एक उसके इफेक्ट को आप स्टडी करते हैं, कैसे करते हैं, उसके लिए क्या होता है LD50।
LD50 क्या होता है, एक मेथड होता है जिसके थ्रू आप एक्यूट टॉक्सिटी को मेजर करते हैं। यहाँ पे LD का मतलब होता है लीथल डोज, ठीक है, LD का मतलब है लीथल डोज, और 50 का मतलब है दैट इज अगर ये कोई भी टॉक्सिक किसी एक्सपोज हो जाए तो वो 50% ऑफ द लैब एनिमल को किल कर देगा, ठीक है, जो भी इस केमिकल को एक्सपोज थे, ठीक है। तो LD50 की जो वैल्यू होती है उसके थ्रू आप एक्यूट टॉक्सिटी को मेजर करते हैं। LD50 की जो वैल्यूज होती है वो 0 ऑनवर्ड्स कैलकुलेट होती है। जितनी कम होगी LD50 की वैल्यू उतनी ही ज्यादा वो मोर टॉक्सिक होगा, एक्यूटली टॉक्सिक होगा हमारा पेस्टिसाइड, ठीक है, या फिर केमिकल, ठीक है। तो टॉक्सिटी जो होती है एक्यूट टॉक्सिटी आप LD50 के थ्रू, अगर LD50 की वैल्यू काफी कम है तो एक्यूट टॉक्सिटी जो होगी उस पेस्टिसाइड की उसका सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। अब DDT जो आपने देखा था कि उसकी जो LD50 है वो हमारा 113 मिलीग्राम पर केजी है, ठीक है। तो ये अलग अलग केमिकल्स की है। उसके बाद पेस्टिसाइड वन इंजेस्टेड वो एक्यूमुलेट होगा बॉडी फैट के अंदर और पास थ्रू होगा हमारे ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड एंड फॉर इंस्टेंट एक्यूमुलेट होंगे बॉडी फैट के अंदर एंड ब्लड लिपिड्स के अंदर, हमको हार्म करेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं हमारे हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट आता है, ये अब अभी तक हमने देखा सर्टेन हार्मफुल जो हमारे केमिकल्स है हमारे इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए इनको यूज किया जाता है, जैसे हमने देखा आयोडीन 131, लेड देखा, मर्करी देखा, फ्लोरीन देखा, DDT देखा, लेड देखा, फिर ट्रांसफैट, ठीक है, फिर हमारे कैफीन, ठीक है, ये सारे हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। उसके बाद सर्टेन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से सर्टेन डिसीज भी होती है। अब जब आप पॉल्यूशन वगैरह कर देते हैं, सर्टेन एनवायरमेंट को हार्म करते हैं, तो उससे एनवायरमेंट जो होता है वो हमारे ह्यूमन हेल्थ को में डिसीजेस कॉज कर सकता है। ये कौन कौन सी डिसीजेस है, आपकी मिनी माटा है, आपकी इटाई इटाई है, ठीक है, आपकी सिलोसिस है, आपकी एबेस्टोसिस है, ठीक है, आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम है, ठीक है, ये सारी इस तरह की डिसीजेस होती है। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आता है आपका मिनी माटा कन्वेंशन, सॉरी मिनी माटा कन्वेंशन हमने देखा था मर्करी के खिलाफ था। उसी तरह हमारा मिनी माटा डिसीज है दैट इज जो कि आपकी जापान में हुआ 1956 में। हुआ क्या था कि यहाँ पे एक चीजो कॉर्पोरेशन थी, उसकी एक केमिकल फैक्ट्री थी, वहां से एक केमिकल रिलीज हुआ और उस केमिकल का नाम था मिथाइल मर्करी। तो मिथाइल मर्करी जब रिलीज हुआ वो हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के अंदर एक्यूमुलेट हुआ और उसकी वजह से एक डिसीज हुई दैट वाज कॉल्ड द मिनी माटा, दैट वाज इन जापान में 1956 में। उसके बाद ये जो चीजो मिनी माटा डिसीज जो थी इसको नाम दिया गया इस डिसीज को। अब इसमें सिम्टम्स क्या थे, जैसे कि अटैक्सिया था, नंबनेस इन द हैंड्स एंड फीट, ठीक है, फिर आपकी मसल वीकनेस, ठीक है, नैरोइंग इन द फील्ड ऑफ द विजन, ठीक है, डैमेजिंग हेयरिंग एंड द स्पीच, ठीक है। तो इस तरह हमारी बॉडी को इम्पैक्ट किया, ठीक है, और इस डिसीज का हमने नाम दिया दैट वाज कॉल्ड द मिनी माटा, चीजो मिनी माटा डिसीज। 1956 की बात है, ठीक है। हुआ क्या था कि ये जो केमिकल था वो बायो एक्यूमुलेट हो गया हमारे शेलफिश में, हमारे फिशेस के अंदर ऑफ द मिनी माटा बे, और जब ये लोकल लोगों ने इसको कंज्यूम किया, इस फिश को खाना शुरू किया, ठीक है, तो उस उनमें ये डिसीज देखी गई, सिम्टम्स देखे गए और उसको हमने नाम दिया मिनी माटा डिसीज, ठीक है। इवन आज की डेट में भी यहाँ पे ये इफेक्टेड है, लोग इससे प्रभावित है। और उसके बाद हमारा जो हमारे गवर्नमेंट है, इनकी कंपनी को उन्होंने बहुत ही कम एफर्ट किया इस पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए। तो ये आपका मिनी माटा का मुद्दा था सारा, मिनी माटा सिटी में हुआ था तो मिनी माटा डिसीज इसको नाम दिया गया। एक मिथाइल मर्करी इसमें केमिकल था। सिम्टम्स आपने देखे कि दैट आपके मसल वीकनेस हो जाना, डेफ हो जाना, ठीक है, आपकी डेथ हो जाना, कोमा हो जाना, पैरालिसिस होना, ये सब इसमें देखा गया था, ठीक है। और बायो एक्यूमुलेशन हो गया था हमारे मिनी माटा बे में और शिरोनोई सी के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से शिप ने उन्हें कंज्यूम किया और फिर वहां पे शिप ने लोगों ने शिप को खाया और फिर वहां पे ये डिसीज आ गया। उसके बाद आपका योकाइची अस्थमा था। योकाइची अस्थमा सेकेंड डिसीज थी, जापान में ही थी ये भी, ठीक है, 1960 से लेके 1972 में देखी गई थी। एक योकाइची सिटी थी, वहां पे इसे देखा गया था, ठीक है। हुआ क्या था कि यहाँ पे पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल की बर्न किया जा रहा था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा एटमॉस्फेयर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड आ गए, सल्फर ऑक्साइड्स आ गए, ठीक है। अब इन्होंने सीवियर स्मोकिंग कर दी, जिसकी वजह से सीवियर क्रॉनिक एक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज आ जाती है। तो ये क्या है, एक ऑब्स्ट्रॉनिक पल्मोनरी डिसीज इसकी वजह से हो गई, आपकी सल्फर ऑक्साइड की वजह से, जिसने स्मोकिंग कॉज करी थी, ठीक है। अब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी आ गया, ठीक है। तो इस तरह की डिसीजेज यहाँ पे देखी गई थी। उसके बाद पल्मोनरी एल्फिसीमा, एंटी ब्रोंकाइल जो आपका अस्थमा वगैरह देखा गया था इन द लोकल पॉपुलेशन। अब ये क्योंकि योकाइची जगह पे हुआ था तो यहाँ पे इसको आपने नाम दिया योकाइची डिसीज,
ठीक है, अब ये कारण क्या है इसका? सल्फर ऑक्साइड है, जिसकी वजह से स्मोकिंग हुई और उसकी वजह से ये पल्मोनरी डिसऑर्डर वगैरह, ब्रोंकाइटिस वगैरह देखे गए थे, एल्फेंसीमा एंड आपका ब्रोंकाइटिस अस्थमा वगैरह देखा गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपकी इटाई इटाई डिसीज। इटाई इटाई डिसीज जो थी क्या थी, यहाँ पे एक जापान में ही थी ये भी, ठीक है, 1912 की बात है। एक यहाँ पे क्या हुआ था कि दैट आपका कैडमियम पॉइजनिंग हुई थी, जिसको आपने इटाई इटाई डिसीज बोला। कैडमियम क्या होता है कि आपका उसकी वजह से क्या हुआ कि कैडमियम जो था रिवर में आ गया था। रिवर में आने के बाद ये हुआ क्या था कि दैट माइनिंग एक्टिविटीज के बाद कैडमियम जो था वो हमारी रिवर्स में आ गया और वहां पे उसने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया। आपकी माइनिंग कंपनी जो थी वो उन्होंने यहाँ पे माइनिंग करी, रिवर्स में इसका एक्मुलेशन हुआ। अब कैडमियम में जब पॉइजनिंग होने लगी, ठीक है, अब इसमें क्या इफेक्ट हुआ? आपके सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स हो जाना, सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स हो जाना, किडनी फेलियर हो जाना, ये क्या है? आपका कैडमियम पॉइजनिंग है। तो ये कैडमियम पॉइजनिंग कैसे हुई? सबसे पहले आपने देखा माइनिंग हुई, माइनिंग के बाद आपका रिवर्स के अंदर इसका कैडमियम का एक्मुलेशन हो जाना, डिपोजिशन हो जाना, ठीक है, और फिर कैडमियम क्या करेगा? आपके ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करेगा, वो पानी को कंज्यूम करेंगे, ठीक है, वो फिशेस को खाएंगे, तो ऐसे में ह्यूमन हेल्थ प्रभावित हुई और उसकी वजह से आप उसकी सॉफ्टनिंग ऑफ बोन हो गई और उसका किडनी फेलियर हो गया, ठीक है। तो दैट वाज अबाउट द इटाई इटाई डिसीज, ये भी जापान की थी, 1912 की बात है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखते हैं कि नेक्स्ट आता है अबाउट द ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या था? इसमें क्या हुआ कि एक नाइट्रेट का कंटामिनेशन हो गया, काफी ज्यादा मात्रा में हाई नाइट्रेट का कंटामिनेशन हो गया हमारे ग्राउंड वाटर के अंदर, जिसकी वजह से हमारे जो ह्यूमन बींग्स ने इसको कंज्यूम किया, उनके बेबीज ने उनको कंज्यूम किया और कंज्यूम करने के बाद उनका जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी थी उनके हीमोग्लोबिन की, वो रिड्यूस हो गई, ठीक है, और डेथ हो गई उसकी वजह से। तो ये आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम हुआ, ठीक है, दैट वाज बिलीव टू बी कॉज्ड बाय द हाई नाइट्रेट कंटामिनेशन इन द ग्राउंड वाटर, ठीक है, और उसकी वजह से आपका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की कम हो जाना और फिर आपके बेबीज की डेथ हो जाना, दैट वाज कॉल्ड द ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। अब ग्राउंड वाटर में ये आपका हाई नाइट्रेट कंटामिनेशन कैसे हुआ? ठीक है, तो क्या हुआ था कि दैट सर्टेन फर्टिलाइजर्स जो थे उनके द्वारा नाइट्रेट जनरेट हुआ, ठीक है, जो कि आपके एग्रीकल्चर में यूज होते थे, आपके वेस्ट डंप में यूज होते थे, और इन फर्टिलाइजर्स को के द्वारा ही आपका नाइट्रेट का जनरेशन हुआ, वो आपके ग्राउंड वाटर में लीच इन कर गया और उसकी वजह से ये फिर कंज्यूम किया हमारे बेबीज ने और उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो ये आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम था। ब्लू बेबी मतलब आप कह सकते हैं ब्लू वाटर होता है तो वाटर से ही आया है, वाटर कंज्यूम किया, लोगों ने पिया और उसके बाद उनको ये ब्लू बेबी सिंड्रोम हो गया। उसके बाद इसमें काफी सारे फर्टिलाइजर्स आपने देखे कि उसकी वजह से आपका एक नाइट्रेट का कंटामिनेशन हुआ था, ठीक है, जैसे कि डीडीटी होता है, आपके कुछ पेस्टिसाइड्स भी होते हैं जो कि इससे एसोसिएटेड है, जैसे कि आपका डीडीटी है, पीसीबीज है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका निमोकॉसिस, ठीक है। निमोनियोकॉसिस क्या है? इसके अंदर क्या होता है, जनरली आप देखते हैं कि कोल्ड जो माइनर्स होते हैं वो इसके द्वारा प्रभावित होते हैं, इसको आप ब्लैक लंग डिसीज भी बोलते हैं, ठीक है, निमोनियोकॉसिस जिसे बोला जाता है। और इसके अंदर ये क्या होता है कि कोल्ड डस्ट जो होती है वो लंग्स के अंदर एक्मुलेट कर जाती है, लंग्स के अंदर डिपॉजिट हो जाती है और फिर सीरियस लंग डिसीज होती है जिसको आप ब्लैक लंग डिसीज बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है एबेस्टोसिस। एबेस्टोसिस में आप देखते हैं कि एबेस्टोसिस जो इंडस्ट्री होती है वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं जनरली इसको सफर करते हैं, एक सीरियस लंग डिसीज होती है, दैट इज कॉल्ड द एबेस्टोसिस। नेक्स्ट आता है आपका सिलिकोसिस। सिलिकोसिस जो होती है ये आपके लंग्स में भी ये भी डिपॉजिट होती है, जो कि सिलिका इंडस्ट्रीज में हमारे वर्कर काम करते हैं एंड अदर या फिर सैंड ब्लास्ट साइट में काम करते हैं, तो यहाँ पे उनको सिलिकोसिस की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो दैट वाज अबाउट, आपने देखा कि अलग अलग डिसीजेज होती हैं अलग अलग इनकी वजह से, ठीक है। अब और फिर जो आती है हमारी एम्फीसीमा। एम्फीसीमा जो था इसमें क्या होता है, हमारे जो लंग्स के सेंसिटिव टिश्यूज होते हैं वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं, तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ द सेंसिटिव टिश्यूज ऑफ द लंग्स ड्यू टू द एयर पॉल्यूशन या फिर स्मोक ऑफ द सिगरेट, दैट इज कॉल्ड द एम्फीसीमा, ठीक है। तो आपके जो लंग्स के जो सेंसिटिव टिश्यूज होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, कैसे होते हैं? एयर पॉल्यूशन की वजह से या फिर स्मोकिंग ऑफ द सिगरेट की वजह से, ठीक है, और उस डिसीज को आप क्या बोलते हैं? एम्फीसीमा बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लंग्स जो होते हैं वो एक्सपैंड भी नहीं कर पाते प्रॉपरली, वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये आपका एम्फीसीमा का कंसेप्ट है कि दैट लंग्स कैनॉट एक्सपैंड, लंग्स कैनॉट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली, ठीक है। उसके बाद आता है सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि सिक बिल्डिंग सिंड्रोम जो होती है कॉम्बिनेशन, ठीक है, ऑफ ऑल द एलिमेंट्स जो कि एसोसिएटेड है इंडिविजुअल प्लेस ऑफ वर्क से या फिर रेजिडेंस। तो जितने भी हमारे
डिसीजेज होती है हमारे रेजिडेंशियल पर्पसेस से या फिर हमारे हमारे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से, उसको आप क्या ओवरऑल बोलते हैं, दे आर कॉल्ड द सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। ठीक है, मोस्टली बिल्डिंग्स में के द्वारा ही होती है, इंडोर पॉल्यूशन हो जाता है या फिर हमारा कोई इंडोर में कोई एमिशन हो जाता है, ठीक है, चाहे इंडस्ट्री में हो चाहे घर में हो, तो ओवरऑल आप इसे क्या बोलते हैं, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, अब ये इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, जैसे अच्छा HVAC वर्क नहीं है, HVAC लोग ध्यान नहीं देते हैं, दैट इज कॉल्ड द हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ठीक है, तो HVAC सिस्टम होता है ये, जिसमें आपका हीटिंग वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम इसमें देखा जाता है, and that cause has been attributed to the contaminants that is produced by the outgassing and the sum of the types। ठीक है, तो ये आपका HVAC एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, उसके बाद आता है कुछ आपके कुछ सर्टन VOCs भी आ जाते हैं, उनका एमिशन होता है। ठीक है, आपके इलेक्ट्रॉनिक से अदर जो गैसियस सब्सटेंसेस है, ठीक है, हीटिंग अप्लायंसेस है, उसकी वजह से भी आपके VOCs वगैरह आते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि दैट आपका सिक बिल्डिंग सिंड्रोम जो होता है वो प्रिवेंटेबल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये हमने देखा कि कुछ हमारे केमिकल्स थे जो हमारी डिसीज कॉज हुई इन केमिकल्स के द्वारा। मिनीमाटा डिसीज हमने देखा कि मिथाइल मरकरी की वजह से हुई। योकाइची डिसीज जो थी वो हमारी सल्फर ऑक्साइड की वजह से हुई। इटाई इटाई जो थी वो कैडमियम की वजह से थी। आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम जो था दैट वाज नाइट्रेट का कंटामिनेशन होना। निमोनिकोसिस का जो था आपका कोल माइनिंग एक्टिविटीज में आना। एबोस्टोसिस इंडस्ट्री में, सिलिकोसिस सिलिका इंडस्ट्री में, ब्लास्ट सैंड ब्लास्ट साइट में। ठीक है, आपके एम्फिसीमा दैट इज आपका स्मोकिंग या फिर आपका एयर पॉल्यूशन से। ठीक है, उसके बाद सर्टन मूवमेंट्स रही है, चिपको मूवमेंट रही है, अपिको मूवमेंट रही है, एक एक करके देखेंगे। चिपको मूवमेंट थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं कि दैट 1974 की बात है, आपके उत्तराखंड का जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है वहां पे रेनी विलेज था। हुआ क्या था कि यहाँ पे एक ड्राइव चल रही थी डिफॉरेस्टेशन की, क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट की। ठीक है, गढ़वाल रीजन था, तो वहां पे काफी सारे जो लोग थे वो इकट्ठे हुए और एक उन्होंने गांधीयन स्टाइल में एक सत्याग्रह किया, एक नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस दिखाई। वो पेड़ों से चिपक गए और उसके बाद उन्होंने पेड़ों को कटने से बचाया। ठीक है, तो ये आपका चिपको आंदोलन था जो कि 1974 में हुआ गढ़वाल रीजन में ऑफ द हिमालयस। उसके बाद नेक्स्ट आता है, तो अब एक अपिको मूवमेंट भी हुआ करती थी, वो कर्नाटका में थी। इससे पहले 1730 में अराउंड बिश्नोईस का एक मूवमेंट हुआ था एंड दैट वाज लेड बाय अमृता देवी। ठीक है, वहां पे उन्होंने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया फॉर प्रोटेक्टिंग द केजरी ट्रीज। ठीक है, ये चिपको आंदोलन से भी पहले की बात है। केजरली जो हमारा जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में था ये विलेज, वहां पे बिश्नोइयों के द्वारा जो था ये मूवमेंट किया गया टू प्रोटेक्ट द सेक्रेड ट्री ऑफ केजरी। ठीक है, उसके बाद हमारा एपिको मूवमेंट जो था ये कर्नाटका में हुआ और यहाँ पे कसाले फॉरेस्ट था, वहां पे लोगों ने इसको हक किया और उसके बाद ये एक अपिको मूवमेंट बना। ठीक है, अपिको मूवमेंट जो था ये सक्सेसर था हमारे चिपको मूवमेंट का। उसके बाद कुछ सर्टेन स्पीसीज हम देखेंगे, दैट इज आपका जैसे एक नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड है। अब इस नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में देखें कि ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर स्टैब्लिश हुआ था 1985 में। ऑब्जेक्टिव ये था कि ग्रीन कवर को बढ़ाना है, वेस्टलैंड खत्म करने हैं, वेस्टलैंड किसी लैंड को बनने नहीं देना है। ठीक है, तो 1985 की बात है। उसके बाद नेक्स्ट आया कि 1992 में हमने एक बोर्ड बनाया जो कि मिनिस्ट्री रूरल डेवलपमेंट को दे दिया, ये वाला नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, और फिर हमारा एक कंसेप्ट है बायो एसे का। बायो एसे क्या होता है, एक टेस्ट होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं प्रेजेंस या फिर और द इफेक्ट्स ऑफ द अदर फिजिकल फैक्टर्स। ठीक है, या फिर केमिकल फैक्टर या कोई अदर टाइप ऑफ इकोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, उनको डिटेक्ट किया जाता है एक सर्टेन ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। ये जो मेथड होता है ये बायो एसे होता है। पॉल्यूशन स्टडीज में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, जनरली आप जानते हैं जो लीच होती है वो तब आती है आपका एयर पॉल्यूशन काफी या आपका जो एसिड रेन होता है तब आप देखते हैं। तो ये अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं, इनका जो मेथड होता है इनको यूटिलाइज करने का वो बायो एसे होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ हमारी फ्लैगशिप स्पीसीज होती है, ये वो होती है जो कि एक एनवायरमेंटल कॉज को रिप्रेजेंट करती है। किसी भी एनवायरमेंट को कंजर्व करने के लिए ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, इन्हें आप फ्लैगशिप स्पीसीज बोलते हैं। इनको इनकी एबिलिटी, अट्रैक्टिवनेस, डिस्टिंक्टिवनेस के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है दैट इज कॉल्ड योर हमारा कीटोन स्पीसीज।
कीस्टोन स्पीसीज वो होती है जो कि जिनका एक इकोसिस्टम के ऊपर एडिशन हो जाना या लॉस हो जाना वो मेजर चेंज कर देता है एनवायरनमेंट के ऊपर। तो एक की स्पीसीज होती है, तो कीस्टोन स्पीसीज इन्हें बोला जाता है। जनरली जो टॉप प्रेडेटर्स है लॉयन, टाइगर, क्रोकोडाइल, एलिफेंट्स, वो कीस्टोन स्पीसीज होते हैं, क्योंकि अगर ये इनको हटा दिया जाए तो पूरा जो फूड इकोसिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये कीटोन स्पीसीज होते हैं। उसके बाद आता है इंडिकेटर स्पीसीज। इंडिकेटर स्पीसीज इंडिकेट करते हैं प्रेजेंस ऑफ और द सेट ऑफ द स्पीसीज जिनका जो लैक ऑफ एंटायर सेट ऑफ स्पीसीज। ठीक है, तो इंडिकेटर स्पीसीज पर्टिकुलर एक किसी कंडीशन को शोकेस करते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट में किसी भी तरह का डिटरेशन होगा, इन इंडिकेटर स्पीसीज इफेक्टेड हो जाएगी और वो डाई हो जाएगी या फिर उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा इंडिकेटर स्पीसीज होता है। ठीक है, मेनी इंडिकेटर स्पीसीज आपके ओशन सिस्टम में है, जैसे फिशेज है, फिशेज में अगर वाटर पॉल्यूट हो जाए तो फिशेज डाई करने लग जाती है। उसी तरह आपके इन्वर्टिब्रेट्स हो सकते हैं, मैक्रोफाइट्स हो सकते हैं। ठीक है, और ये इफेक्ट शोकेस करते हैं आपको इफेक्ट्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज एंड द एयर पॉल्यूशन वगैरह। उसके बाद आता है फाउंडेशन स्पीसीज। फाउंडेशन स्पीसीज वो होती है जो कि एक डोमिनेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं किसी भी इकोसिस्टम में। जो आपके डोमिनेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं दे आर कॉल्ड द फाउंडेशन स्पीसीज। इनकी अबंडेंस में भी और इन्फ्लुएंस में भी, जैसे केल्प फॉरेस्ट है, कोरल होते हैं कोरल रीफ में, केल्प में आपके केल्प फॉरेस्ट होते हैं, ये फाउंडेशनल स्पीसीज है। कोरल रीफ में कोरल्स होते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, दे आर द फाउंडर्स। उसके बाद आता है आपका करिज्मेटिक मेगाफोना। ये लार्ज एनिमल स्पीसीज होते हैं जो कि पर्टिकुलरली इनकी लार्ज जनसंख्या होती है और फिर ये अपील करते हैं आपके एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट से टू कंजर्व देम। ठीक है, जैसे कि आपके टाइगर है, बंगाल टाइगर है, उसको कंजर्व करने की जरूरत है। आपका ब्लू व्हेल है, ठीक है, जाइंट पांडास है। तो ये काफी बड़े बड़े एनिमल स्पीसीज होते हैं, एक वाइड स्प्रेड इनकी पॉपुलेशन होती है, उनको कंजर्वेशन के लिए नीडेड होती है। तो ये आपके करिज्मेटिक आपके मेगाफोना है। दूसरे आते हैं अम्ब्रेला स्पीसीज। ये जो होते हैं काफी सारे होते हैं और इनका ऑटोमेटिकली एक्सटेंड करते हैं प्रोटेक्शन टू द अदर स्पीसीज। ठीक है, अगर ये प्रोटेक्टेड है तो दूसरे स्पीसीज भी प्रोटेक्टेड होते हैं, तो एक अम्ब्रेला की तरह ये काम करते हैं। ठीक है, दूसरे स्पीसीज के को भी प्रोटेक्ट करते हैं अगर ये प्रोटेक्टेड है। ठीक है,